Hi. Hello family members and welcome back to my channel. स्वागत है दोस्तों मानव मैजिक एक्सप्लेन पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुका और नैंगोन की फ्रेंडली डुएल चल रही थी, जिसमें ज़ुका ने नैंगोन को जख्मी कर दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में ज़ुका चिल्लाते हुए नैंगोन के पास आता है और कहता है क्या आप ठीक हैं। उसकी बात सुनकर नैंगोन हंसते हुए बोलता है इस तरह का घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करो ज़ुका। और ये बात सुनकर ज़ुका वहीं से चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर को कुछ नहीं हुआ है, उनको बस थोड़ी सी चोट लगी है। और ये बात सुनकर एनवा चीफ हैरानी से बोलता है क्या ब्रदर और जो 5 पीक माउंटेन के 2 एल्डर होते हैं वो हैरानी से बोलते हैं क्या इन दोनों में फाइट नहीं चल रही थी, आखिर ये चल क्या रहा है। और उनकी बात सुनकर मास्टर एरान बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, ज़ुका इनके टोल टैक्स फीस को माफ कर देगा। और वैसे ही हुआ। और फिर हमें एक नरेटर वॉइस बताती है और वहाँ से ब्लू हेवन स्क्वाड आराम से निकल गई बिना किसी टोल टैक्स फीस के। और नैंगोन ने डिसाइड किया था मैं कुछ दिन के लिए इधर ही रहूंगा जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती है। और उस दिन सब काम खत्म होने के बाद ज़ुका ने अपनी सारी कहानी नैंगोन को बताई, जिसको सुनकर नैंगोन काफी ज्यादा हैरान हो गया। नैंगोन बोलता है आंटी मुबैक ने आपके साथ इतना भयानक किया है। फिर ज़ुका उदास समूह बनाते हुए कहता है खैर अब ये सब बातें कहने का क्या मतलब है, ये सब तो बीत गया है। और नैंगोन यानरान को देखते हुए कहते हैं और ये। और उनकी बात सुनकर मास्टर एरान बोलते हैं मेरा नाम मास्टर एरान है और मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं अपने यंग मास्टर को ही सर्व करूंगा, तो प्लीज आप बुरा मत मानना। और उसकी बात सुनकर ज़ुका बोलता है ये बस एक बूढ़ा आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। और ज़ुका की बात सुनकर मास्टर एरान छाती अपनी चौड़ी कर लेते हैं। और उनकी बात सुनकर नैंगोन बोलता है ओह अच्छा। और फिर बोलता है तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे अब समझ में आया है कि प्रिंसेस सियोन ने पास में ऐसा एक्ट क्यों किया था। और ज़ुका उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है क्या उससे कुछ हुआ है। फिर नैंगोन बोलता है खैर वो ज्यादा लोगों से बात तो नहीं करती थी, लेकिन तभी अचानक से उसने वॉरियंग मैनर के साथ पूरा कनेक्शन तोड़ दिया। और ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये सिर्फ मेरी एक धारणा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो जानती थी कि आपके साथ क्या हुआ था। और ये बात सुनकर ज़ुका काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है क्या उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। और ये बात सुनकर ज़ुका उन्हें देखने लग जाता है। और फिर नैंगोन बोलते हैं तुम्हें घर में इतना ज्यादा बुली किया गया, लेकिन ये सोचना कि तुम अंकल नियोन के सक्सेसर बनोगे। अब ये सुनकर ज़ुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है क्या सक्सेसर। फिर नैंगोन बोलते हैं घर का सक्सेसर वही बनता है जिन्हें मार्शल आर्ट्स विरासत में प्राप्त होती है, और अगर तुम नहीं होगे तो किसी और को सक्सेसर मान लिया जाएगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुमने इस रेलम तक पहुंचे कैसे। और ये बात सुनकर ज़ुका बोलता है वॉरियंग मैनर। और ज़ुका की बात सुनकर मास्टर एरान उसे घूरने लग जाते हैं, जिसे देखकर ज़ुका मुस्कुराता है और हंसते हुए बोलता है संयोग से मुझे मार्शल आर्ट्स की बुक स्टोर में मिल गई थी और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने इस मार्शल आर्ट को सीख लिया। और ये बात सुनकर नैंगोन काफी ज्यादा हैरानी से बोलता है क्या बिना किसी मास्टर से तुमने सिर्फ एक बुक की मदद से इस मार्शल आर्ट्स को सीखा है, आप तो एक जीनियस है ज़ुका। और उनकी बात सुनकर ज़ुका हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। और मन ही मन सोच रहा होता है इन लोगों को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ज़ुका ने मार्शल आर्ट किससे सीखा है। फिर नैंगोन बोलता है आपको अपना टैलेंट छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आ जाओगे तो तुम्हारा टैलेंट ऐसा है कि तुम जिस ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे जहां तक सब सोच पाते हैं सिर्फ। और वैसे भी इस समय मार्शल आर्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत है सबको। ज़ुका घबराते हुए बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये चीजें मेरे से बिल्कुल ही अलग है। नैंगोन बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं कि आखिर जियांगो में चल क्या रहा है। ज़ुका हैरानी से पूछा है आखिर ऐसा क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है कि जियांगो में चल क्या रहा है। फिर नैंगोन बताने लगते हैं सारी चीजों के बारे में। जो डीमन क्लैन है वो वापस से आ चुका है, यानी कि जो 20 साल पहले वाला डीमन क्लैन था वो वापस आ चुका है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी जड़ों को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन वो अपने मॉम डैड के साथ जो हादसा हुआ है वो उसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन ये बता देता है जो डीमन क्लैन है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि वो कुछ समय में पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी के साथ जो जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं इन सब चीजों को देखते हुए। और ज़ुका भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। और कुछ समय बाद नैंगोन रिकवर होकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और ज़ुका को अपना ध्यान रखते हुए बोलता है अगर तुम डिसाइड करो तो प्लीज हमारे इधर जरूर आना, मैं श्योर हूँ कि नियोन तुमसे जरूर मिलना चाहेगी। और फिर हमें नेटर वाइस बताता है ज़ुका के मन में अब ये विचार आने लगा कि उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। और ये विचार ज़ुका के मन में उछल कूद कर रहा था और वो पहाड़ी पे लेटे हुए ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मास्टर एरान आते हैं और उससे बोलते हैं यंग मास्टर आप आखिर क्या कर रहे हैं। ज़ुका उनकी बात सुनकर जवाब देता है मैं यहाँ पे योगा कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसकी बात सुनकर मास्टर एरान उसके पास बैठे हुए कहते हैं आखिर आप अपनी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। फिर ज़ुका बोलता है और फिर से किसी को गलती से चोट पहुंच जाए, नहीं रहने दो। और उसकी बात सुनकर मास्टर एरान हंसे हुए बोलते हैं तो इस तरह यहाँ पे बैठने के बजाय तो क्यों ना हम बाहरी दुनिया में जाएं। और उनकी बात सुनकर ज़ुका सोच में पड़ जाता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर मुझे कुछ मार्शल आर्ट से चुंजी से सीखने के लिए मिल जाएगी। जिसका जवाब देते हुए मास्टर एरान कहते हैं ऑफ कोर्स आप रास्ते में कुछ अच्छे भोजन के लिए लियोंग में भी रुक सकते हो और वापस आते समय आप सेंजो मर्चेंट में भी विजिट कर सकते हो जहाँ पे आपका कोई वेट कर रहा है।
और ये बात सुनकर जुका शर्माते हुए बोलता है, क्या मेरा कौन वेट कर रहा है? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ। और उठे हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर मास्टर एलन कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मेरी? अगर तुम इतनी बुरी तरह से पहाड़ से नीचे उतरना चाहते हो। और मनी मन सोच रहा होता है, अगर मैं पहाड़ छोड़ने से कुछ सीख सकता हूँ तो ये इतना बुरा नहीं होने वाला है। और इसके अलावा मेरे पास वापस आने के लिए घर भी तो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ कोई है जिसे मुझे देखना है। और जुका हंसते हुए कहता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारे खातिर ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और ये बात सुनकर मास्टर एलन हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर आप इस बात से खुश हैं तो मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हो दोस्तों, जुका उससे मिलने के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा है, यहाँ से वहाँ बात को बस पलटाया जा रहा है। और कुछ समय बाद जुका ने अपना बैग पैक कर लिया था और माउंटेन को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया था। जुका बोलता है मास्टर एलन को, आपने सब कुछ ले लिया है ना, कुछ भूले तो नहीं हो? और उन लोग की एक नई शुरुआत होने लगी। मास्टर एलन हंसते हुए बोलते हैं, हम रेडी हैं। और जुका पीछे मुड़ते हुए सभी को बोलता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करना। और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ आप लोग अपना ख्याल रखना। और सभी बूढ़े बच्चे रोते हुए बोलते हैं, जुका तुम वापस जरूर आना। और पीछे दो एल्डर रोते हुए बोलते हैं, मैंने सोचा था जुका हमारे साथ हमेशा रहेगा। और फिर मास्टर एलन बोलते हैं, तो चले यंग मास्टर? फिर जुका बोलता है, तो ठीक है, हमने पहले ही इस पे विचार कर लिया है। सबसे पहले हम उडांग माउंटेन में चलेंगे जहाँ पे शेख चुंजी रहते हैं। और फिर जुका मनी मन सोच रहा होता है। और उसके बाद हम लियोंग में नियोन को देखने के लिए चलेंगे और यहीं पे इनका नया सफर स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हमें नियोन को दिखाया जाता है जो आराम से किसी होटल में बैठकर चांदनी रात में चाय पी रही होती है। लेकिन तभी अचानक से दो बूढ़े बुड्ढे आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम अकेले फील कर रही हो? और एक बुड्ढा बोलता है, चलो क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करें। और इनकी बात सुनकर नियोंग अपना तलवार उठाती है और उनके ऊपर एक स्लैश मार देती है, जिससे वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, मैं जानता था कि ये तुम थे। और उसकी बात सुनकर नियोंग प्रिंसेस उसको देखने लग जाती है। वो एल्डर उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ एक मैसेज लेके आए हैं। ऑर्थोडॉक्स अलाइन आपसे मिलना चाहता है और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर नियोंग प्रिंसेस अपना तलवार रखते हुए कहती है, क्या ये यूमिंग कल्ट से जुड़ा हुआ है? जिसकी बात सुनकर वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको ये पता था? जिसकी बात सुनकर नैंगोन बोलती है, हाँ मैंने सोचा था अगर वो यहाँ होंगे तो मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। इसके आगे क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें वॉरिंग मैनर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर नियोन मुबे की शादी हो रही होती है। जहाँ पर वो पंडित या एल्डर जो भी कहते हैं उसे उन दोनों से पूछा है, द एल्डर सन ऑफ वॉरिंग मैनर योन मुबेक और द एल्डर्स डॉटर ऑफ यान फैमिली यान हुआ, क्या आप दोनों को ये शादी मंजूर है? और ये बात सुनकर वो दोनों अपना सर झुका देते हैं, इसका मतलब हाँ ही हो गया। और फिर हमें नेडर वॉइस बताती है, अंत में वॉरिंग मैनर ने यांग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ लिया और उन्हें अपने कर्जे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। और फिर मैडम मुबेक अपने बहू को बोलती है, वॉरिंग मैनर का भविष्य आज से आप दोनों के हाथों पर है, हमारे परिवार को गौरव दिलाने के लिए आज से आप योन मुबे का साथ देंगे। और फिर हमें उसकी बहू को दिखाया जाता है, वो अपना सर हिलाते हुए कहती है, जैसी आपकी मर्जी। और इसका नाम होता है एल्डर्स डॉटर ऑफ यान फैमिली यांग हिवा। और ये देखकर योन थोड़ा ब्लश करने लग जाता है, जिसे देखकर उसका भाई कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आज मेरा भाई शर्मा रहा है। और ये देखकर दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं और उसका भाई बोलता है, आज सचमुच एक बहुत ही खास दिन है। फिर तभी मैडम मुबेक बोलती है, और तुम सियोलजो, तुम्हें अपने भाभी को देखकर कुछ सीखना चाहिए और जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम्हें एक अच्छी लड़की बनकर रहना होगा। यार ये तो सबका प्रॉब्लम है। और उन लोगों के साथ घूमना बंद करो जो क्या कहते हैं उन्हें हीरो या कुछ भी, उन लोगों के साथ तुम दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये बात सुनकर सियोलजो अपना उदास समूह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है समझ गई मैं। और ये देखकर उसकी माँ गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम बस ऐसा मत कहो, मैं जल्दी बात करने के लिए मर्चेंट में किसी को भेजने वाली हूँ। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा एल्डर आते हुए बोलता है, क्या मैं आपके लिए एक कप बना दूं? और ये देखकर मैडम मुबेक उसी से बात करने लग जाती है और सियोलजो अपना अजीब समूह बनाते हुए कहती है, बच गई। और उसका भाई पीछे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है, सियोलजो बस थोड़ी देर और सहन कर लो, हमारे भाई का सेरेमनी अभी खत्म ही होने वाला है। और ये सुनकर सियोलजो बोलती है, अगर ये उसकी शादी नहीं होती तो मैं पहले ही ऐसी घुटन भरी जगह से भाग गई होती। और ये बात सुनकर उसका भाई बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है? क्योंकि 20 साल पहले और नैंगोन कबीले के हेड डीमन लूनर फेरी को रोका था और उसके बाद फादर की बीमारी के कारण और हमारे परिवार के यूनिक मार्शल आर्ट्स की कमी के कारण हमारा परिवार काफी ज्यादा डिक्लाइन होते गया। धन्यवाद हो माँ और मुबेक भाई का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत वापस से अपनी फैमिली को वही ऊंचाइयों पर ले आए। बात सुनकर उसकी बहन कहती है, मैं माँ के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन बड़े भाई ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। और ये बात सुनकर उसका भाई चिल्लाते हुए उसको बोलता है, माँ ने भले ही कुछ कठोर शब्द यूज किए होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे परिवार को मजबूत बनाने के लिए सचमुच बहुत मेहनत की है। और उसको मारते हुए बोलता है, और अब से परेशानी खड़ी करना बंद करो और तैयार हो जाओ शादी के लिए, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। और उसका भाई उसे देखकर मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है, हमारा भाई फाइनली यांग फैमिली के डॉटर से शादी कर चुका है और जो पहाड़ों में हमारा जाना बंद था अब हमारे नए कनेक्शन के साथ बहुत ही जल्द वो भी हल हो जाएगा। और आसमान में देखते हुए बोलता है, फादर क्या आप हमें देख रहे हैं? अगर आप हमें देख रहे होंगे तो आप वहाँ पे
शांति से रहिए, हम अपने परिवार को कभी भी झुकने नहीं देंगे। फिर मैडम मुबैक अपने गिलास को उठाते हुए कहती है, सभी लोग ध्यान दीजिए, आज का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन है। इसलिए आज हमारे दो परिवारों के बीच जो गठबंधन हुआ है, इसलिए हमारे बेटी और बहू को आशीर्वाद देके जाइएगा और आज आप लोग दिल खोल के खाइएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग उनकी तरफ तालियां बजाने लग जाते हैं और ये देखकर दोनों मियाँ बीवी शर्माने लग जाते हैं। जिसे देखकर मैडम मुबैक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक एविल सी मुस्कान आती है और उसके बाजू में ग्रीन ड्रैगन बैठा हुआ होता है, जो मैडम मुबैक से बोलता है, मिस मुबैक, आपने अपने पति द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को भरने के लिए बहुत कुछ किया है और आज से आपके साथ बहुत ही अच्छी चीजें गुजरने वाली है, इसलिए आज आप खुद को आराम दीजिए। और ये बात सुनकर मैडम मुबैक हंसे हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, और अपने मन ही मन सोचती है, हाँ कौन परवाह करता है उस बूढ़े की जो बीमार होकर मर गया। वॉरिंग मैनर अपने अतीत को पहले ही पीछे छोड़ चुका है और अब ये वॉरिंग मैनर मेरे हाथों में काफी ज्यादा फलेगा और फूलेगा। और ये मन ही मन सोचते हुए वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और इसे देखकर उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती है और गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। उसका भाई उसे देखता है और पूछता है, सियोलजो आखिर तुम कहाँ जा रही हो? फिर सियोलजो जाते हुए बोलती है, शादी लगभग खत्म हो गई है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ घर पे। और ये बात सुनकर उसका भाई बोलता है, थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते? और सियोलजो बोलती है, तुम जब तक चाहो तब तक रुक सकते हो। और जाते हुए अपने मन ही मन सोचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं हमेशा घर पर बैठी रहूंगी और मार्शल आर्ट की दुनिया में मैं अपनी छाप छोड़ने से पहले चुपचाप शादी कर लूंगी। मुझ में मेरे पिता का खून है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और मुझे कभी भी लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मैं कभी भी जिम्पीलिंग मर्चेंट का गुलाम बनकर तो नहीं रह सकी। मुझे लगता है कि घर से भागकर वापस से 5 हीरो के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना नाम पूरे देश में बना सकूं। और वो इतना मन ही मन सोच रही होती है, तभी हमें ऊपर किसी को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलती है, ओह। और ये सुनकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ऊपर की तरफ देखती है। फिर से हमें उसी की आवाज आती है जो बोलती है, एक लड़की इतनी जल्दी कहाँ से आ रही है? और वो डीमन गर्ल नीचे कूदे हुए कहती है, अभी तो ये सेरेमनी शुरू ही हुई है। और ये सुनकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उधर देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, जिसे देखकर मैडम मुबैक बोलती है, आखिर क्या हो रहा है? फिर तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि आगे चलते हुए आ रही होती है। उसे देखकर मैडम मुबैक पूछती है, कौन हो तुम? और गुस्से में बोलती है, क्या तुम ये करने का विश्वास कर सकती हो कि गलत तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालने के बाद क्या तुम्हारा सर तुम्हारे गले के ऊपर रहेगा? और ग्रीन ड्रैगन सियोलजो को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर सियोलजो जमीन पर पड़ी होती है। और फिर वो डीमन गर्ल कहती है, क्या हिम्मत? और हंसते हुए कहती है, क्या मजेदार है। और फिर अपना तलवार आगे बढ़ाते हुए कहती है, अभी तो मेरा असली रिवेंज शुरू भी नहीं हुआ है। और फिर अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करती है, जिसकी वजह से आगे जाकर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जहाँ पर सभी गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं, इंपॉर्टेंट गेस्ट को प्रोटेक्ट करो और यहाँ से सभी को खाली करवाओ। फिर वो डीमन गर्ल हंसते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, अब क्या मुझे रोकने वाला कोई नहीं है? लेकिन तभी हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो कि उछलकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डीमन गर्ल अपने स्वॉर्ड से बच जाती है और उसे हैरानी से देखने लग जाती है और फिर अपने स्वॉर्ड स्लैश से उसे पीछे ढकेल देती है, जिससे वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। फिर सियोन मुबैक गुस्सा है, आखिर कौन हो तुम? आखिर तुम ऐसा भयानक काम वॉरिंग मैनर के साथ क्यों कर रही हो? और ये बात सुनकर वो डीमन गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, यू फूल, अब जब वॉरिंग मैनर का हेड मर चुका है तो सब मेरा अस्तित्व भूल चुके हैं। ये बात सुनकर सियोन मुबैक मनी मन सोचता है, क्या वॉरिंग मैनर स्वॉर्डमैन? और फिर घबराते हुए बोलता है, कहीं तुम वो तो नहीं हो? उसकी इतनी पूरी बात खत्म भी नहीं होती है, तभी वो डीमन गर्ल आगे बढ़ के उसका एक हाथ काट देती है, जिससे सियोन मुबैक दर्द के मारे कराने लग जाता है और ये आवाज पूरे वॉरिंग मैनर की तरफ गूंजने लग जाती है। और वो डीमन गर्ल पीछे आते हुए कहती है, तुम तो मेरे एक छोटे हमले का भी अटैक नहीं सह सकते। और वही हमें सियोन मुबैक को दिखाया जाता है जो कि दर्द के मारे कर रहा होता है और उससे वो डीमन गर्ल कहती है, तुम्हारी स्किल तुम्हारे फादर से बहुत ही कम है। और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए सामने सबको घूरने लग जाती है, जिससे मैडम मुबैक चिल्लाते हुए सभी को कहती है, कांटेक्ट करो ऑर्थोडॉक्स अलायंस को। और मैडम मुबैक के पीछे सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, क्या अभी भी है ब्लू ड्रैगन स्क्वाड यहाँ पे? और ये देखकर मैडम मुबैक मनी मन सोचती है, अरे नहीं, ऐसा खतरनाक दुश्मन आखिर आज यहाँ कैसे आ गया? इस तरह तो वॉरिंग मैनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना मनी मन सोच रही होती है, तभी सियोलजो की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, लूनर फेरी। और उससे बोलती है, तुम कमीनी, तुमने हमारे पिता से विनती करने के बाद अपनी जान बचाई थी और फिर अब तुम यहाँ ऐसी हिम्मत कर रही हो? ये सुनकर उसका भाई अपना हाथ पकड़ते हुए सियोलजो को बस बुलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता है। और बूढ़ी मन गर्ल यानी कि लूनर फेरी उससे काफी ज्यादा कोल्ड लुक से देखने लग जाती है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तुम्हारा गंदा मुंह और तुम्हारा लाल बाल देखकर मुझे लगता है तुम उसी की बेटी होगी। और अपने पावर से उसको अपनी तरफ बुलाने लग जाती है, जिसे देखकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो क्या तुम्हारा फादर तुम्हें बचाने के लिए कब्र से निकल कर बाहर आएगा? हम सियोलजो को देखते हैं जो दर्द के मारे कर रही होती है, अपना हाथ पैर यहाँ वहाँ मार रही होती है कि शायद से वो बच जाए। और फिर उसका गला पकड़ते हुए कहती है, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? वही हम सियोलजो को देखते हैं जो लगभग मरने वाली होती है
और उससे बोलती है अब तुम्हारा पहले की तरह उस बिल्ली के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये देखकर मुबैक की माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से योन मुबैक भागते हुए सीएलजो का नाम लेते हुए ऊपर की तरफ कूद जाता है और सीधे लूनर फेरी के पास पहुंचकर सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लूनर फेरी काफी ज्यादा दूर चली जाती है और योन सीएलजो को बचाकर अपने पास ले आता है। और ये देखकर लूनर फेरी यानी कि डीमन गर्ल मन ही मन सोचती है मैंने सोचा था कि यहाँ से कमजोर लोग होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बाघ के बच्चे के पंजे अभी बचे हुए हैं। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टोपी को उतार के जमीन पर रखा है और अपना कपड़ा उतार कर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और लूनर फेरी मन ही मन सोचती है जब तक कि वॉरियोंग तलवारबाज योंग मिरियोंग कब्र से वापस नहीं आ जाता, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे मार पाए। और वहीं पे हमें जो कि हवा में उड़ते हुए लूनर फेरी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपना कदम वॉरियोंग बैनर में रखो। और उसके ऊपर 9 हेवन आर्ट थर्ड फॉर्म ड्रैगन ऑफ द क्लाउड एंड टाइगर ऑफ द वाइंड अटैक करते हुए कहता है इस जगह से तुरंत चले जाओ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर डीमन गर्ल काफी ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है और हंसने लग जाती है और उसका अटैक बड़े आराम से डॉज कर रही होती है। और योन अपना अटैक करते हुए बोलता है देखता हूँ तुम कब तक अपने इस कंपोजर को रख पाती हो, और चिल्लाते हुए बोलता है अब तैयार हो जाओ। जिसे देखकर लूनर फेरी हंसते हुए बोलती है मुझे यकीन नहीं है कि मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत है। और इतना बोलते ही योन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर डीमन गर्ल बोलती है ओह ये काफी ज्यादा अच्छा था। और ये सुनकर योन बोलता है चुप हो जाओ यू फकर, और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। और योन अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे पता है क्योंकि मैंने डीमन गर्ल के साथ सामना किया है, इसलिए मुझे अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से इसे खत्म करना होगा। और चिल्लाते हुए बोलता है 9 हेवन आर्ट 7th फॉर्म ग्राउंड पेंडिंग ड्रैगन क्लॉ। और मन ही मन सोच रहा होता है जबकि वो अपने गार्ड को डाउन की हुई है, मुझे लगता है यही सही मौका है। लेकिन तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से देखो उसे, वो वॉरियोंग मैनर की सबसे खतरनाक दुश्मन लूनर फेरी है। लेकिन उसकी बात उसका भाई सुनता है उससे पहले ही हमारा योन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूनर फेरी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर देती है, जिससे वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और ये देखकर योन मन ही मन सोच रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमला तो मैंने अपनी पूरी शक्ति से किया था लेकिन फिर भी इसे एक भी चोट नहीं लगी है। और फिर लूनर फेरी आगे आते हुए बोलती है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होगे। मुझे लगता है कि तुम मेरे तलवार चलाने के भी लायक नहीं हो। लूनर फेरी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा योन कुछ समझा जैसे अपने तलवार को आगे रखा है उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा पीछे आकर गिरता है और खासे वो बोलता है डैम इट। लेकिन वो जैसे ही उठाए वो सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लूनर फेरी आगे आकर उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक कर देती है, जिससे काफी जोर का धमाका होता है। और ये देखकर उसकी बहन और भाई दोनों जन चिल्ला पड़ते हैं और उसका भाई आगे बढ़ते हुए कहता है भाई क्या तुम ठीक हो। हमें योन को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से खून उगल रहा होता है और उसका भाई सभी गार्ड को चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग पेट्रियार्च को प्रोटेक्ट करो। और सियोन डर से कराते हुए कहता है नहीं सनबैक वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और सभी वॉरियर्स उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। में से एक वॉरियर बोलता है कोई फ्यूचर ही नहीं होगा अगर वॉरियोंग मैनर का पेट्रियार्च न रहे तो। सभी लोग अपनी लाइफ देकर वॉरियोंग मैनर के पेट्रियार्च को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात सुनकर सभी लोग अपने सर हाँ में हिला देते हैं। और ये देखकर लूनर फेरी हंसे हुए बोलती है ये देखकर एक ही नजर में पता चल जाता है कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा दयावान हो, लेकिन मुझे लगता है वॉर मरियोंग उस कमीने को कोई भी रुचि नहीं थी अपने वंशजों को शिक्षा देने की, तो इसलिए मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कई सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। एक वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है ऊपर ऊपर तो दुश्मन खड़े हैं। और फिर लूनर फेरी अपना हाथ उठाते हुए कहती है उन सभी को मार डालो और पीछे कुछ भी मत छोड़ना। और इतनी बात सुनकर पीछे जो सभी लोग खड़े होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। और यूमिंग कल्ट के लोगों को गाजर मूली की तरह सभी लोग काटे जा रहे होते हैं, हर घर जल रहे होते हैं, सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। और ये देखकर योन अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये देखना कि वॉरियोंग मैनर के मार्शल आर्टिस्ट इस तरह मर रहे हैं, मुझे किसी भी तरह इस स्थिति को सुधारना होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है हस्बैंड, जो सुनकर हमारा योन कंफ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है उसकी बीवी, जो उससे बोलती है प्लीज सबको ऑर्डर दे दो वापिस आने का। और फिर वो बोलती है अगर हम लड़ते रहेंगे तो और भी जाने आवश्यक रूप से जरूर जाएगी, और जहाँ मेरे माता पिता हैं हम वहाँ भाग जाएंगे और आगे का भविष्य के बारे में सोचेंगे। और ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन सोचता है शिट ये सच्ची में वॉरियोंग मैनर का डाउनफॉल है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें सन मुबैक की माँ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। और फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो कि सभी वॉरियर से बोलता है सभी लोग लड़ाई करना बंद करो और सभी पीछे हट जाओ, अब हम लोग वॉरियोंग मैनर को छोड़ रहे हैं। और ये बात सुनकर उनके भाई और बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सियोल जो वहीं पे रोने लग जाती है
और फिर हमें एक नेटर वॉइस बताती है इसी प्रकार शॉर्ट किंग फैमिली से भी बेकार, जो हिस्ट्री में वॉरियर मैनर का नाम सुना जाता था, सब कुछ डिसअपेयर हो गया इस जलती हुई आग में। और फिर लूनर फेरी के पीछे उसका एक वॉरियर आते हुए उससे पूछा है, टीम लीडर क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? और ये बात सुनकर लूनर फेरी बोलती है, हम जब चाहें ऐसे कमजोर लोगों की जान ले सकते हैं, अभी मेरे लिए ये सबसे खास बात नहीं है क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। और फिर घूरते वो सामने की तरफ देखी है जहाँ पे हमें सामने वॉरियर मैनर का हेड की सबसे पहला लुक दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था। और लूनर फेरी आगे बढ़ते हुए अपना अटैक करते हुए कहती है, योन मुरियोन का नाम लेते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस दिन का इंतजार कैसे किया है? और फिर वहाँ पे अपना अटैक कर देती है जिससे वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है और वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूनर फेरी हंसे हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह लेटने से तुम्हें मुझसे बचने में मदद मिलेगी? तुम कितने ज्यादा मूर्ख हो योन मुरियोन। और फिर हमें नरेटर वॉइस बताती है, चांद को काटने वाले तलवारबाज योन मुरियोन के प्रति उसकी घृणा इतनी मजबूत थी कि उसने उसकी कब्र से सारी हड्डियां निकाल ली और उन्हें एक गंदी बाल्टी में फेंक दिया। और जहाँ पर हम देखते हैं कि होटल में ये बात दो लोग कर रहे होते हैं और उसी के सामने हमारा जुका बैठा होता है और उसी का दूसरा साथी बोलता है, ये कितना ज्यादा क्रूवल था। और ये बात सुनकर मास्टर ईरान घबराते हुए बोलते हैं, यंग लॉर्ड। और फिर जुका अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, कौन क्या डाला, कहाँ है वो? और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेट खत्म। तो पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा जहाँ पर लूनर फेरी ने आकर वॉरियर मैनर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका नाम इतिहास के पन्नों से हट गया था। और ये बात जैसे ही जुका को पता चली तो जुका ने अपना गुस्से में ऑरा रिलीज करते हुए कहा, आखिर कहाँ है वो? और अब आगे जहाँ पर जुका खड़े होते हुए उन दोनों से पूछता है, क्या आप अभी दोबारा कह सकते हैं जो आपने अभी कहा है? तो ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्या आप अभी इसके बारे में सुन रहे हो? इन दिनों बाजार में डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के बारे में ही बातें चल रही है। और फिर दूसरा साथी दारू पीते हुए कहता है, जाहिर है मूनलाइट से जिसे मरा हुआ सभी लोग मानते थे, अचानक से वो वापस आ गई और आते ही नैंगोन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट को भी बर्बाद कर दिया। और यहाँ तक 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक नैंगोन बियोक भी उसी की वजह से मिसिंग है। और जो पहले से ही मूनलाइट सेज मरा हुआ था उसकी बॉडी निकालकर वापस से उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब कौन जानता है कि आगे दुनिया में अब क्या होने वाला है। और उन दोनों की बात सुनकर जुका अपना दांत पीसते हुए उन दोनों से पूछता है, और योन फैमिली यानी जो योन परिवार के सभी मेंबर्स वहाँ थे, क्या वो भी मारे गए? तो फिर वो आदमी बोलता है, ओह लकीली मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी जीवन बचा ली है, लेकिन क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का रिकवरी करना अब तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पूरी तरह से ऐश यानी कि राख में तब्दील हो चुका है और इसको वापस से रिबिल्ड करना लगभग असंभव है। और उन दोनों की बात सुनकर मास्टर ईरान अपना दारू का कप टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, वो कमीनी ओल्ड फॉक्स। और फिर जुका से बोलते हैं, यंग मास्टर आप बस मुझे आदेश दीजिए, मैं तुरंत ही जाकर उस डायन का गर्दन काट दूंगा। तो मास्टर ईरान की बात सुनकर जुका बोलता है, आखिर ऐसा क्यों? तो ये बात सुनकर मास्टर ईरान कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? मूनलाइट सेज यानी कि लूनर फेरी ने क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के खिलाफ ऐसे अत्याचार किए हैं तो ये तो पक्का ही है, हमें बदला लेना ही है। तो उनकी बात सुनकर जुका मास्टर ईरान की तरफ देखते हुए कहता है, ओल्ड मैन सिम क्या तुम्हारा क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट में कोई करीबी है? तो जुका की बात सुनकर मास्टर ईरान ना में सर हिला देते हैं। तो फिर जुका बोलता है, तो फिर हमें बदला लेने की क्या जरूरत है, चाहे वो क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट गिरे या नहीं, ये हमारे चिंता का विषय नहीं है। और फिर आगे बोलता है, मैं कुछ देर के लिए इसलिए गुस्सा हो गया था ये सोचकर कि डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट ने सभी लोगों को मार डाला है और जबकि मुझे अभी तो अपना बदला भी लेना है और अब चाहे उन्हें या फांसी भी हो या मार कर गड्ढे में फेंक दिया गया हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर जुका हमें अपनी थोड़ी सी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर से मिलने गया था, मुझे आशा थी कि वो मेरी तरफ एक बार जरूर देखेंगे चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना हो। हम देखते हैं जुका के सामने उसके फादर होते हैं और जुका अपने फादर को देख रहा होता है और देखते हुए फिर जुका की आवाज आती है जो हम सबको बताती है कि वो मेरे अभी भी फादर है और जब तक वो मेरी हालत देखेंगे तो मुझ पर जरूर सिंपैथी से जरूर देखेंगे। जहाँ हम देखते हैं जुका का फादर जुका को देखता है और फिर तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर जुका वहीं पे खड़ा रह जाता है और फिर जुका की आवाज आती है जो हम सबको बताती है, और उस दिन था जब मुझे पता चल गया कि उस जगह पर मेरी तरफ देखने वाला यानी मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ईरान और जुका दोनों ही मार्केट में घूम रहे होते हैं और उसके पीछे मास्टर ईरान चलते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर तो क्या कम से कम हमें डार्क स्पिरिचुअल सेट की जांच करनी चाहिए। अगर 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक नैंगोक बियोक भी हार गया तो ये कोई साधारण सी बात नहीं हो सकती है। और फिर मास्टर ईरान जुका को देखते हुए फिर से बोलते हैं, और इसके अलावा ऐसा लगता है मूनलाइट सेज योन कबीले से काफी गहरी
गहरी दुश्मनी है, ये मुझे चिंता है कि इसका असर आप पर भी पड़ सकता है। तो उनकी बात सुनकर ज़ुका गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस ओल्ड कुतिया से हार जाऊंगा? तो मास्टर ईरान घबराते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर बात पलटते हुए कहते हैं, वहाँ देखो कोई मार्शल आर्टिस्ट। जहाँ फिर हमें सामने दिखाया जाता है कोई लड़की हमारे ज़ुका के सामने आते हुए कहती है, रिसेप्शन डेस्क वहाँ पर है। तो उसकी बात सुनकर ज़ुका थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, आप यहाँ पर अर्नेस्ट हॉल के लिए आए हैं, है ना? और फिर वो लड़की आगे पेपर बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज यहाँ पर अपने क्लैन का नाम और अपना नाम लिखिए और फिर हम आपको वेरीफाई कर अंदर ले जाएंगे। तो फिर ज़ुका बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। तो वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है, ओह तो आप ऑर्डर सेक्ट के मेंबर नहीं है? और फिर उसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे लगता है मुझसे कोई गलत फहमी हो चुकी है। तो फिर मास्टर ईरान बोलते हैं, रुको, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चलो मान लो हम लोग ऑर्डर सेक्ट से आए होते तो तुम्हें क्यों लगता है कि हम पक्का ही तुम्हें ज्वाइन करेंगे? और इसके अलावा आपके पास काफी लोग हैं, आखिर आप इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम लड़ाई की तैयारी या कुछ और तो नहीं कर रही हो? फिर वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब बस डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के कमीनों की वजह से हो रहा है। हाल ही में हमने नैंगोन मर्चेंट ग्रुप के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन नैंगोन मर्चेंट ग्रुप ने हमें धोखा देकर डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के साथ मिल गए और जो जस्टिस अलायंस के रूप में जाने वाली अटूट ठोस चट्टान वो डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट नामक एक छोटे से टुकड़े के नीचे ढरकने लगी है और अधिक से अधिक ग्रुप उनके पक्ष में अलायंस बना रहे हैं। तो फिर मास्टर ईरान कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब वैसा ही है जैसे कि उन बैंडेड यूनियन की जैसे पावर बड़ी थी? तो फिर वो लड़की सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ एग्जैक्टली। फिर आगे बोलते हुए कहती है, और कई लोग जस्टिस अलायंस के खिलाफ शिकायत करने वाले फैक्शन के साथ साथ ये रेपुटेशन भी थी कि डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट अपर हैंड पा रहा है और उसी की वजह से हर जगह टकराव हो रहे हैं और कई लोग डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट का पक्ष ले रहे हैं और हमारा अर्नेस्ट हॉल इन लड़ाइयों में से फंसी कई जगहों में से एक है। वैसे तो ये नैंगोन मर्चेंट ग्रुप और अर्नेस्ट हॉल टकराव जैसा दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे गहराई से देखते हैं ये मालूम होता है जस्टिस अलायंस और डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट की स्वाभिमान की यानी प्राइड की लड़ाई है। तो इसी वजह से कई सेक्ट और फैक्शन डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट से लड़ना चाहता है यानी कि उसे हार्म पहुंचाना चाहता है और इसी वजह से अदर सेक्ट हमारे अर्नेस्ट हॉल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो फिर मास्टर ईरान बोलते हैं, तो इसीलिए आपने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि हम उनमें से एक हैं। और फिर वो लड़की हाँ में जवाब देती है और कहती है, अभी हमारा ओपोनेंट डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट है, इसलिए अभी हम किनारे पर हैं। और जब मैंने देखा यंग मास्टर तलवार लेकर चल रहे थे तो मुझे लगा कि एक पावरफुल मास्टर आया है, तो फिर मैं राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। तो क्या ये तलवार इतनी इम्प्रेसिव दिखाई देती है? फिर वो लड़की कहती है, बेशक यंग मास्टर का मियान पर बने पैटर्न को देखकर ही मैं बता सकता हूँ आप कम से कम किसी रेपुटेशन परिवार से या उनके डिसाइपल जरूर होंगे। उस लड़की की बात सुनकर अपने हाथ में तलवार लेकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाँ लेकिन उस आदमी का स्किल बेकार था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छी तलवार साथ लेकर चलता था। और फिर तभी मास्टर ईरान ज़ुका को बुलाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर हमें क्या सोचना चाहिए? तो फिर ज़ुका पूछता है, आखिर क्या? तो फिर मास्टर ईरान बोलते हैं, अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है ये तो पक्का है अभी या बाद में डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के साथ हमारा टकराव होगा, तो क्यों ना अर्नेस्ट हॉल का सपोर्ट करने का दिखावा किया जाए और उनकी ताकत के बारे में पता करने का अवसर ले लिया जाए। पास उनका ज़ुका कुछ नहीं बोलता है, फिर साथ छोड़ते हुए कहता है, सही में हम कहीं भी जाएं ये तो डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के बारे में बातें कहीं भी खत्म ही नहीं हो रही है। और फिर ज़ुका उस लड़की से बोलता है, अगर मैं उन लोगों से लड़ूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? तो वो लड़की खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो लड़की ज़ुका को फॉर्म दिखाते हुए कहती है, आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपको हर दिन में 100 या 300 नम जरूर मिलेंगे। ज़ुका बोलता है, तो क्या मुझे साइन अप भी करना होगा? फिर वो लड़की खुश होते हुए उसे धन्यवाद करते हुए कहती है, यंग मास्टर आप हमें अपना नाम और क्लैन के बारे में बता सकते हैं? तो उसकी बात सुनकर ज़ुका अपना नाम बताते हुए कहता है, क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट मून स्लैशिंग स्वॉर्डमैन का बेटा युएन ज़ुका। ज़ुका की बात सुनकर वो लड़की हैरानी से उसे देखते हुए मन में सोचते हुए बोलती है, क्या उसने अभी क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का नाम लिया? और फिर हंसते हुए कहती है, ओ भगवान, अब जब मैंने आपको देखा तो यंग मास्टर के बाल लाल हैं। और मन में सोच रही होती है, आखिर मैं ये कैसे मिस कर सकती हूँ। और फिर आगे बोलती है, आप तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ये कितनी अच्छी बात है। उसकी बात सुनकर ज़ुका बोलता है, ऑफ कोर्स, तो इसीलिए मैं हर दिन का 1 सिल्वर नियांग लूंगा। ज़ुका की बात सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, क्या? और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्या कहा तुमने? आखिर तुमने ऐसे बेशरम बदमाश को अंदर आने कैसे दिया? और जहाँ पर हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि वही 5 हीरोज की होती है, जहाँ पर वो तीनों भाग रहे होते हैं और उसके पीछे वो लड़की बोलती है, उसने मेरे और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था और सीधे अंदर घुस गया। फिर उस लड़की से फर्स्ट हीरो पूछता है, आखिर वो कहाँ पे है? तो लड़की जवाब देती
रहती है वो अभी अंदर है। तो उसकी बात सुनकर सेकंड हीरो कहता है हर दिन एक नया चांदी, ये तो बैंडिट से भी बुरा है। फिर फर्स्ट हीरो बोलता है और सबसे ऊपर क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का नाम इस्तेमाल करना। और फिर दांत बीचते हुए कहता है उसे ऐसा लगता है कि क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के डायरेक्ट डिसेंडेंट के बारे में हम जानते ही नहीं है, और हर कोई जानता है कि हाल ही में जो घटना हुई है उसके बाद वो लोग लियोंग छोड़कर चले गए हैं। और फिर तीसरा हीरो कहता है सियोल जू के लिए जो कठिन समय गुजर रहा है, हम लियोंग के 5 हीरोज उस बंदे का एग्जाम्पल देना होगा कि इस तरह की धोखाधड़ी करने की किसी को हिम्मत ना हो। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, जब इन लोग 5 हीरोज जब हमारे जुका से मिलेंगे ना, जब इनकी ऐसी कचुम्बड़ बनेगी तब मजा आएगा। और फिर 5 हीरो दरवाजा खोलते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुम अंदर हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी से क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का नाम लेकर अंदर घुसने की हिम्मत करना। थर्ड हीरो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं सेंगुक का बेटा हूँ जो 7 स्कूल का हेड है। और फिर हम अंदर की ओर देखते हैं जहाँ पर जुका बड़े ही आराम से लेटा होता है और वहीं पर मास्टर यारान जो चेस की गोटी को लगा रहे होते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं ओहो हमारे युवा सामी, आखिर आप लोग कैसे हो। और जैसे ही वो 5 हीरोज हमारे जिक और मास्टर यारान को देखते हैं उनकी तो लगभग लग ही जाते हैं। उनके लिए कोई गाना शूट हो रहा होगा तो बता सकते हो दोस्तों कमेंट में। और थर्ड हीरो घबराते हुए कहता है आखिर आप लोग यहाँ कैसे। और ये देखकर वो लड़की पूछती है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो ये बात सुनकर मास्टर यारान हंसते हुए कहते हैं ही हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और हम बहुत करीबी हैं। सही बोल रहा हूँ ना यंग मास्टर। तो मास्टर यारान की बात सुनकर जुका उनको देखते हुए बोलता है तो क्या लियोंग के 5 हीरोज भी इसमें शामिल हो गए। तो मिस्टर तो मुझे इसमें एक शर्त और जोड़नी है। और हंसते हुए बोलता है मैं हर दिन का 1 सिल्वर नियांग ले रहा था और अब उसमें ये भी कंडीशन प्लस कर लो, इन 5 हीरोज को जो भी पैसा दिया जाएगा वो अब मेरे खाते में आएगा। तो ये बात सुनकर वो 5 हीरोज काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लड़की पीछे उनके खड़ी होती है जो बोलती है ऐसी कंडीशन कोई रास्ता नहीं है कि वो कभी इस शर्त पर एग्री होंगे। लेकिन तभी वो तीनों रोते हुए कहते हैं नहीं हम इस शर्त पर राजी हैं। आखिर ये आइडिया कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर यारान जुका से बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है कि हमें जल्दी ही नैंगियन मर्चेंट ग्रुप से मिलने वाले हैं। और फिर हंसते हुए बोलते हैं कुछ दिन आराम करना अच्छा था, इसी वजह से हमने बहुत सारा चांदी कमा लिया है, लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि ये सब इतना जल्दी खत्म हो गया। तो फिर जुका बोलता है हाँ मैं तो बोर हो गया था, अगर मुझे पता होता कि इसमें इतना समय लगने वाला है तो मैं पहले ही इसमें शामिल नहीं होता। और फिर मास्टर यारान की तरफ देखते हुए जुका बोलता है तो लूनर लेडी यानी कि मूनलाइट सेज अपने आप को वहाँ दिखाएगी। तो फिर मास्टर यारान सोचते हुए बोलते हैं मुझे यकीन नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि लियोंग मर्चेंट ग्रुप इस समय डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के अंडर में है, तो इसीलिए इसकी काफी ज्यादा चांस है कि वो लूनर फेरी सामने आएगी। और फिर मास्टर यारान बोलते हैं बाय द वे उस समय आपके द्वारा कहे गए कठोर शब्द के बावजूद आप उनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। और फिर हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि आप उन लोगों से रिवेंज लेना चाहते हैं। और ये बात सुनकर जुका गुस्से से देखते हुए मास्टर यारान को बोलता है मैंने तुम्हें कहा नहीं बूढ़े आदमी शिम, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना आसान दिख रहा हूँ। तो उसकी बात घबराते हुए मास्टर यारान नाम में सर हिलाते हैं। तो फिर जुका बोलता है अगर तुमने फिर से बदला लेने की बात उठाई तो फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। और फिर जुका मन में सोच रहा होता है रिवेंज मेरा जूता, क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के प्रति मेरी डिजायर और बदला लेने की इच्छा मूनलाइट सेज के अगेंस्ट के बराबर या उससे अधिक गुस्सा है। लेकिन और अपने फादर को याद करते हुए सोच रहा होता है और जहाँ तक मेरे पिता के अगेंस्ट मेरी भावना सवाल है, मैं ईमानदारी से तो नहीं जानता। कई बार मुझे अपने पिता से नाराजगी हुई जिन्होंने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैं होटल में उनके बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या वो गुस्सा था? आखिर मैं किस तरह का महसूस कर रहा हूँ? आखिर एक कोल्ड हार्टेड फादर जिसने मेरी ओर कभी देखा तक नहीं। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें नैंगन मर्चेंट का फ्रंट गेट का सीन दिखाया जाता है। फाइनली अब आ गया जिसके बारे में इतनी देर से बातें चल रही थी, जहाँ पे डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट इससे मिला हुआ था, जहाँ पर बाहर जस्टिस अलायंस के सभी लोग खड़े होते हैं और वहाँ से चिल्लाते हुए कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो बेशरम नैंगन मर्चेंट ग्रुप जिसने मार्शल कोड ऑफ ऑनर को धोखा दिया है, और न ही केवल आप डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के साथ चिपके रहे बल्कि इस प्रोसेस में अर्नेस्ट हॉल का भी इंसल्ट किया है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है और इस घोर अन्याय को सुधारने के लिए जियांगू के अनगिनत वॉरियर आए हैं, तो अब तुरंत ही बाहर आ जाओ और अपनी गुनाह की कीमत चुकाओ। और ये बात सुनकर नैंगन मर्चेंट ग्रुप का वो साथी घबराते हुए कहता है वो कमीना अर्नेस्ट हॉल मास्टर, क्या वो जस्टिस अलायंस के साथ मिलके मिली भगत कर रहा है? वो अपने साथ काफी वॉरियर्स को लेकर आया है। और फिर नैंगन मर्चेंट का ग्रुप दरवाजे से झांकते हुए अपने साथी से पूछता है क्या रेइंफोर्समेंट के बारे में कोई खबर आई है? तो फिर उसका साथी बोलता है अभी कोई न्यूज नहीं आई है। लेकिन तभी उसके बाजू में जो 2 लोग खड़े होते हैं वो उससे बोलते हैं तो क्या हम आगे बढ़ के उनसे तब तक लड़ना चाहिए डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट से रेइंफोर्समेंट ना आ जाती है। उसके बाजू में दूसरा साथी वो बोलता है हाँ बिल्कुल, अब कोई कारण नहीं है
है कि हमें इन कमजोरों की बकवास सुननी चाहिए। बात सुनकर ओनेंगोन मर्चेंट ग्रुप वाला बोलता है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो? क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम जैसे लोग उन सब से निपट पाओगे? करंटली जस्टिस अलायंस के बहुत ही बुरी तरह हारने के बाद अपना सम्मान खो चुका है वो, इसलिए वो किसी भी तरह इसे वापस पाने के लिए डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के खिलाफ एक बड़ी जीत का लक्ष्य बना रहा है। वहाँ खड़े सभी लोग लाइकली अपने लक्ष्य की दिशा में सभी मास्टर वॉरियर अपना काम कर रहे हैं। प्रेस्टिजियस सेक्ट ने तो अपने बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजा है। क्या आप सचमुच सोचते हो कि आप उनके खिलाफ लड़ सकते हो? और अगर डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट इस लड़ाई में शामिल नहीं होता है तो हमें फिर से उनके साथ फाइट करना होगा, इसलिए अभी कुछ भी मत करो और इधर ही रहो। लेकिन तभी कोई हंसते हुए कहता है, ये क्या है? ये एक चतुर बूढ़ा लोमड़ी है ना? और फिर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो कि उछलते हुए नीचे आते हुए कहता है, अननोइंग है लेकिन मुझे उस तरह की चालाकी नापसंद नहीं है। और फिर हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट का एल्डर है, और वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। और उसको देखकर वो एल्डर घबराते हुए बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, ये गंभीर गलती थी। कृपया जो बकवास मैंने अभी अभी कही है उसे भूल जाइए। आखिर आप यहाँ कैसे आए? वो एल्डर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, और इसके अलावा बाहर ऑर्डर सेक्ट के लोगों की एक बड़ी भीड़ है ना? तो वो एल्डर घबराते हुए कहता है, हाँ, वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो वॉर या कुछ और शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं आए हैं, है ना? लेकिन तभी वो डार्क स्पिरिचुअल वाला एल्डर कहता है, बहुत हो गई बेकार बातें, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। और उसकी बात सुनकर वो दरवाजा खुलने लग जाता है, जिसे देखकर जस्टिस अलायंस के सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, दरवाजा ओपन हो रहा है। और फिर दूसरा साथी कहता है, जल्दी से सभी लोग अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन जैसे ही वो सामने की ओर देखते हैं वो घबराते हुए कहते हैं, रुको, क्या उस गिल्ड मास्टर के पीछे ब्लैक स्क्वाड की टीम तो नहीं है? और ये देखकर जस्टिस अलायंस का एक बंदा घबराते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट ने पहले ही इतनी सारी सेनाएं भेज दी थी। लेकिन तभी उसका दूसरा साथी उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, हमारे पीछे प्रेस्टिजियस मास्टर ऑर्डर सेक्ट के अनगिनत गुरु हैं। तभी वो गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम मूर्ख लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमारे पापों का भुगतान कर रहे हो? डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट की तुलना में कम सक्षम होने के लिए अपने आप को दोषी ठहराओ। लेकिन तभी जस्टिस अलायंस का एक मेंबर गिल्ड मास्टर को तलवार दिखाते हुए कहता है, क्या तुम वो समय भूल गए जब तुम अर्नेस्ट हॉल के सामने घुटने टेक कर सुरक्षा की भीख मांग रहे थे, और अब तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो? इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी वो डीमन एल्डर बोलता है, आखिर यहाँ इतना शोर है कि मैं सोच भी नहीं सका। और उन लोगों से बोलता है, अगर तुम लोग लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हो तो लड़ाई होगी, आखिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? और फिर हंसते हुए कहता है, और जब बात ऑर्डर सेक्ट के लोगों की आती है तो तुम उनके शब्दों के माध्यम से लड़ नहीं सकते। और फिर लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है, जब तक तुम लोग ताकत का अंतर नहीं देखते तो तुम लोग हमेशा यही सोचते हो कि हम लोग हमेशा टॉप पर रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट में से 12वां डीमन सोल्जर हूँ, मेरा नाम है माइटी डीमन लॉर्ड। फिर 12वां डीमन किसी को देखते हुए कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तभी ऑर्डर सेक्ट में से एक एल्डर बोलता है, डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के बदमाश, उन्होंने 12 डीमनों को भी भेजा है। और फिर हम जहाँ देखते हैं ऑर्डर सेक्ट का एक मेंबर और उसी के सामने 12 डीमन आ जाता है। और ये देखते हुए वो टकला एल्डर बोलता है, तो तुम माइटी डीमन लॉर्ड हो, तुमने यूजियो में काफी उत्पाद मचाया है। अब मैं तुम्हारे जीवन का उपयोग करके जो लोग मर चुके हैं मैं उनकी आत्माओं को अब शांति दूंगा, अब तुम जल्दी से मर जाओ। ये बात सुनकर वो 12 डीमन कहता है, ओह, तो तुम क्या उन कीड़ों के बुजुर्गों में से एक हो? परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं पर्सनली तुम लोगों को आराम से हेवन पहुंचा दूंगा। और वो टकला एल्डर उसका अटैक रोकते हुए कहता है, कैसे? क्या तुमने सोचा था कि मैं इस तरह के ऑब्वियस अटैक से गिर जाऊंगा? तो वो 12 डीमन लॉर्ड बोलता है, कितना ज्यादा रिडिकुलस है। और फिर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरी अभी ताकत तो पूरी तरह से रिलीज ही नहीं किया हूँ, और तुम वास्तव में खुशी बना रहे हो क्योंकि तुमने मेरा एक अटैक रोकने में कामयाब हो चुके हो। उसकी आवाज सुनाई देती है, क्या? फिर हमें वहाँ पे स्वॉर्ड उड़ता हुआ दिखाई देता है और ब्लड का बात। और उसे देखते हुए सामने एक सोल्जर जो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर। और फिर 12 डीमन लॉर्ड को गाली देते हुए कहता है, तू बास्टर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन उसकी इतनी पूरी बात खत्म नहीं होती है। वो 12 डीमन लॉर्ड आकर अपने स्वॉर्ड के ऊपर के हिस्से से उसके पेट पे मार देता है और उससे कहता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था? अपना मुंह फुलाना बंद करो और अभिनय करना शुरू कर दो। फिर हम सोल्जर को देखते हैं जो उसकी अटैक की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। और फिर वो 12 डीमन लॉर्ड किसी को घूरते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अब ये बूढ़ा आदमी बचा है। और वो बूढ़ा आदमी उसके प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा पीछे जा रहा था और मन में सोचते हुए कहता है, यही सोचना कि 12 डीमनों में से सिर्फ एक डीमन के पास इतनी शक्ति है, तो क्या हम जस्टिस अलायंस के पास कोई मौका है? और वो 12 डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है, हाँ, यही तो मैं देखना चाहता था, तुम्हारा प्यारा एक्सप्रेशन। तुम साले शिकार का चेहरा पहनकर सबसे अच्छे लगते हो, लेकिन
लेकिन तभी किसी की आवाज आती है जो कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम बहुत शोर मचाते हो। इस आवाज के बाद फिर हम देखते हैं उस डीमन लॉर्ड के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक पड़ता है, जहाँ हम देखते हैं जूखा ने आकर उस डीमन लॉर्ड को बहुत ही दूर पिछाड़ दिया है। यस, अब मजा आने वाला है दोस्तों। इसकी वजह से वो जमीन पर जाकर गिरता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, बूम। और उस सीन को देखकर डार्क स्पिरिचुअल के गिल्ड वाले लोग सभी हैरान हो जाते हैं, पूछने लग जाते हैं क्या आप ठीक हैं? और ये देखकर वही एल्डर सोचने लग जाता है, ये नहीं हो सकता, इसकी स्पीड इतनी तेज थी, इतना पावरफुल डीमन रिएक्ट ही नहीं कर पाया। आखिर ये लड़का एग्जैक्टली है कौन? कसम से दोस्तों ये लुक काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। हमें उस डुअल डीमन को दिखाया जाता है जो उस धुएं से निकलते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि ये जगह कीड़ों से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो अच्छा स्ट्राइक कर सकता है। आखिर तुम हो कौन? हु आर यू? और फिर हमें जूका को दिखाया जाता है। कसम से ये भी लुक काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था दोस्तों। जूका बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मेरा बस तुमसे एक ही सवाल है, वो कमीनी कुत्ती, वो बिच मूनलाइट सेज, क्या वो तुम्हारे साथ आई है? तो बस यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसके 2 पार्ट आए थे 2 हफ्ते में, वो मैंने प्रॉपरली डाल चुका हूँ। तो अब जैसे इसके पार्ट आएंगे मैं हर फ्राइडे या संडे को आपको पार्ट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अब क्या है, फ़िलहाल मैं रोज़ ऐसा एपिसोड नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे रीज़न है, क्योंकि मैं ये सब जो काम करता हूँ ये रात को ही करता हूँ, जो सब लोग सो जाते हैं। क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ।